विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम मांग के चैप्टर को पढ़ रहे थे और इससे पहले मैंने आपको मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी, ये चारों पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। चारों कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है कि मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि। क्योंकि मांग में विस्तार का मतलब है मांग का बढ़ना, और मांग में वृद्धि भी मांग बढ़ती है। यानी इन दोनों कंसेप्ट में अंतर क्या है कि मांग में विस्तार है और मांग में वृद्धि है, तो हम ये अंतर करेंगे। इसके बाद दूसरा जो है मांग में कमी और मांग में संकुचन, उन दोनों कंसेप्ट में भी अंतर स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले है मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि। देखिए, मांग में विस्तार है वो किसकी वजह से होता है? नंबर एक, कीमत में परिवर्तन की वजह से। और मांग में वृद्धि है, जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि मांग में वृद्धि है वो अन्य तत्वों में परिवर्तन की वजह से। यानी हम कह सकते हैं कि पहला अंतर क्या हुआ कि मांग में विस्तार है वो कीमत में परिवर्तन होगा तब मांग में विस्तार होगा। मांग में वृद्धि है उसमें कीमत का रोल नहीं है। मैंने बताया था कि कीमत स्थिर रहती है, तो अन्य तत्वों में परिवर्तन होने पे जो मांग बढ़ेगी उसको हम मांग में वृद्धि कहेंगे, और कीमत में परिवर्तन होने पर जब मांग बढ़ेगी उसको हम मांग में विस्तार कहेंगे। तो ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है कीमत में वृद्धि। यानी मांग में विस्तार कब होगा? जब कीमत में कमी, यानी मांग में विस्तार कब होगा? जब कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, यानी कीमत में कमी की वजह से मांग में विस्तार होगा। लेकिन यहां पे कीमत स्थिर रहेगी। यानी दूसरा अंतर क्या हुआ? यहां कीमत कम होगी, यहां कीमत स्थिर रहेगी। तीसरा, मांग के विस्तार में हमने बात की थी कि संचलन होगा। हम मांग वक्र एक ही होगा और ए से बी बिंदु पर जाएंगे। लेकिन मांग के विस्तार में क्या है? मांग वक्र नया बनेगा और मांग में वृद्धि में मांग वक्र है वो दाएं तरफ चला जाएगा, या हम कह सकते हैं कि उसका खिसकाव जो है या शिफ्ट होगा वो दाएं तरफ। तो इस प्रकार से मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में आपको अंतर पता चल गया होगा। ये तीन अंतर हैं। कीमत में परिवर्तन से मांग में विस्तार होता है, वहां अन्य तत्वों की वजह से होता है। इसमें कीमत में कमी होती है, इसमें कीमत स्थिर रहती है। इसमें एक ही मांग वक्र होता है और हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाते हैं। लेकिन मांग में वृद्धि में मांग वक्र नया बन जाता है और हम दाईं तरफ चले जाते हैं। तो ये तो हुआ इन दोनों के अंदर अंतर। उसके बाद है, हमने दो कंसेप्ट और पढ़े थे जिसमें आपका मांग में संकुचन और मांग में कमी। इन दोनों केसेस में भी मांग जो है वो कम होती है, चाहे वो मांग में संकुचन की बात करें हम और चाहे हम मांग में कमी की बात करें। इसमें भी मांग में संकुचन में भी मांग पहले से कम होगी और मांग में कमी में भी मांग पहले से कम होगी, लेकिन अंतर वही है। मांग में संकुचन किसकी वजह से होगा? इसमें कीमत परिवर्तन होगी, ठीक है। इसमें किसकी वजह से होगा? अन्य तत्वों में परिवर्तन की वजह। जैसा कि पहले वाला जो पॉइंट हमने मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि का किया था वो सेम पॉइंट है। दूसरा, यहां पर क्या है? कीमत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब कीमत बढ़ेगी तभी मांग कम होगी, तो कीमत बढ़ेगी। यहां कीमत क्या है? क्योंकि कीमत का यहां
रोल नहीं है, कीमत स्थिर रहेगी। और तीसरा पॉइंट भी सेम रहेगा कि यहां हम जो मांग वक्र है वो एक ही होगा और हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाएंगे, दूसरे बिंदु पे जाएंगे। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो यहां जो मांग वक्र है वो नया बनेगा, मांग वक्र नया बनेगा और बाईं तरफ खिसकाव होगा। यानी जब मांग में कमी होगी तो वो बाएं तरफ आएगा, मांग में जो वृद्धि हमने देखा था तो वो दाईं तरफ चला गया था। तो ये तीन अंतर हैं मांग में संकुचन और मांग में कमी में। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ा था मांग का नियम। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मांग का नियम है वो हर परिस्थिति में लागू नहीं होता। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग के नियम में हमने पढ़ा था कि उसकी मांग बढ़ेगी, या अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी। लेकिन यह मांग का नियम हर परिस्थिति हर वस्तुओं पे लागू नहीं होता। यानी इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब है कि जहां जहां ये नियम लागू नहीं होता। यानी नियम लागू नहीं होने का मतलब है कि कई बार हम कुछ परिस्थितियां ऐसी देखेंगे जहां प्राइस कम होने पर मांग भी कम होगी और प्राइस बढ़ने पर मांग भी ज्यादा होगी। इसका मतलब वहां वो मांग का नियम लागू नहीं हुआ। तो किन परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि मांग के नियम के क्या क्या अपवाद हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। मांग का नियम है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पे लागू नहीं होगा। यानी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कौन सी हैं? जो कहीं न कहीं समाज के अंदर एक हमारा जो स्टेटस है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, उससे संबंधित है। कि भाई कोई भी चीज है वो स्टेटस से जुड़ जाती है कि अगर ये चीज उसके पास है इट मीन उसका स्टेटस बड़ा है, यानी वो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं। तो उसके अंदर हम उन वस्तुओं को लेंगे, ज्यादातर क्या होते हैं, हीरे, जवाहरात या सोना भी कह सकते हैं। यानी ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं। जब इन पे मांग का नियम कैसे लागू नहीं होता कि जब इन वस्तुओं के प्राइसेस कम होते हैं तो इनकी जो मांग है वो भी कम होती है, और जब इनके प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनकी मांग भी बढ़ती है। यानी हमने जो मांग के नियम में पढ़ा था कि कीमत और मांग का ऋणात्मक संबंध है, लेकिन यहां प्रतिष्ठा सूचक में क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशन है, धनात्मक संबंध है कि मांग प्राइस बढ़ रहा है तो इनकी मांग भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो इनकी मांग भी कम हो रही है। तो इसलिए पहला जो अपवाद है वो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हुई जिन पे मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरा पॉइंट है अज्ञानता। इसको अज्ञानता वाले पॉइंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि आमतौर पे हमारे समाज के अंदर एक बात लेमैन भी मानता है, सारे मान के चलते हैं, और ये एक भ्रम है कि जो वस्तुएं सस्ती होती हैं वो वस्तुएं अच्छी नहीं होती। इसलिए जब किसी वस्तु के दाम बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, बहुत सस्ती मिलने लग जाती है, तो मांग के नियम के अकॉर्डिंग तो उसकी डिमांड है वो बढ़नी चाहिए थी। लेकिन जैसे जैसे उस वस्तु की के प्राइस कम होते हैं, हम ये मान के कि ये वस्तु घटिया है, अच्छी नहीं है, हम उसकी मांग भी कम कर देते हैं। यानी जैसे जैसे उसका प्राइस कम हुआ मांग भी कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। यानी प्राइस और मांग का वहां भी धनात्मक संबंध हो जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट है अज्ञानता का, जो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे दिमाग में भ्रम होता है कि जो चीजें सस्ती होती हैं ज्यादा वो अच्छी नहीं होती। तीसरा, गिवन वस्तुओं पे
मांग का नियम लागू नहीं होता। गिवन वस्तुएं कौन सी होती है, मैंने पीछे आपको परिभाषा बताई थी कि गिवन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत प्रभाव तो धनात्मक होता है और आय प्रभाव है वो ऋणात्मक होता है। यानी कीमत प्रभाव धनात्मक का मतलब क्या है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो उसकी मांग भी कम होगी। इसी तरह से आय प्रभाव ऋणात्मक का मतलब क्या है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी वो इन वस्तुओं को कम खरीदेगा और जैसे जैसे उपभोक्ता की आय कम होगी उन वस्तुओं को वो ज्यादा खरीदेगा। तो ये गिवन वस्तुएं, इनके ऊपर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका भी जो कीमत प्रभाव है वो धनात्मक होता है, क्योंकि मांग के नियम में कीमत प्रभाव है वो ऋणात्मक होता है। तो ये मांग के नियम के 3 अपवाद हैं कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पे लागू नहीं होता, अज्ञानता की वजह से भी कुछ वस्तुओं पे लागू नहीं होता, और गिवन वस्तुएं हैं उन पे भी लागू नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हमने दोनों के डिफरेंस पढ़े, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि, और फिर मांग में संकुचन और मांग में कमी, और उसके बाद जो है मांग के नियम के अपवाद हमने इसके अंदर पढ़े हैं। जो 3 अपवाद मैंने 3 पॉइंट्स हैं उनको डिफाइन किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।